जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो हमने कल डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। 10 से 15 मिनट में ये हो जाएंगे, बहुत आसान से हैं ये। पार्ट नंबर 1 जो है वो है 20 और 45। इसका मीन प्रोपोर्शन जो है वो आपने मालूम करना है। मैं आपको पार्ट नंबर 2 करवाऊंगा, पार्ट नंबर 4 करवाऊंगा, बाकी आप 2 पार्ट्स खुद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट जो है वो आपके सामने लिखी हुई है। पहले आप समझ लें मीन प्रोपोर्शन मालूम किस तरह से करते हैं। पीछे पेज नंबर 57 जो है वो निकाल लें, यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन जो है वो लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि इफ़ 3 क्वांटिटीज़ A, B एंड C आर रिलेटेड एज A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C, देन B इज़ कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे अगर 3 क्वांटिटीज़ इस तरह से हों कि A, B और C 3 क्वांटिटीज़ हैं और इनका रिलेशनशिप इस तरह से बन रहा है A रेशो B प्रोपोर्शन B रेशो C, तो ये हमारे पास मीन वाली वैल्यूज़ आ रही है ना, तो B जो है वो क्या कहलाएगा, मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा। इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है। तो आपको टोटल 2 वैल्यूज़ दी गई होंगी बेटे। ये जो 2 वैल्यूज़ होंगी, फर्स्ट को फर्स्ट में रखेंगे, सेकंड को लास्ट में रखेंगे और दरमियान में आपने अननोन वैल्यू लेट कर लेनी है जो आपने मालूम करनी है, ठीक है। अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बिलफर्ज ये आपके पास गिवन है बच्चों, तो इसको मैं इस तरह से लिखूँगा 20x पावर 3 y पावर 5 रेशो, सॉरी x नहीं हम लेट करेंगे, हम कोई वेरिएबल और लेट कर लेते हैं, m लेट कर लेता हूँ। प्रोपोर्शन m रेशो 5x पावर 7 y पावर 1। तो हमारे पास जो 2 वैल्यूज़ गिवन थी बेटे, फर्स्ट को फर्स्ट पे रख लेंगे और सेकंड को लास्ट में रख लेंगे। मिडिल वाली दोनों वैल्यूज़ हमने ये लेट कर लेनी है, यानी कि हमारे पास ये थर्ड प्रोपोर्शन है, हमने लेट कर लिया कि m हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको आगे सॉल्व कर लेना है। अब एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा बच्चों, मीन के प्रोडक्ट के। तो मीन हमारे पास कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं, m मल्टीप्लाई बाय m विच इज़ इक्वल टू 20x पावर 3 y पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5x पावर 7 और y पावर 1, ठीक है। ये m मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर हो जाएगा, 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा बच्चों, 100 x पावर 3 और x पावर 7 x पावर 10 हो जाएगा, y पावर 5 और y पावर 1 y पावर 6 हो जाएगा। हमें सिर्फ m चाहिए ना कि m का स्क्वायर, तो लिहाजा हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। ये स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा m। और जब किसी एक साइड से या दोनों साइड से जब स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है बेटे, हम प्लस माइनस का साइन लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तीनों वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट सेपरेट लिख लेता हूँ। 100 का स्क्वायर रूट अलहदा और 10x पावर 10 का स्क्वायर रूट अलहदा और y पावर 6 का स्क्वायर रूट अलहदा, ठीक है। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है, सो प्लस माइनस 10 ये आ गया। x पावर जो 10 लिखा हुआ है उसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है, मैं साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। देखो बच्चे, x पावर 10 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिखा जा सकता है, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x पावर 5। इसी तरह से y पावर 6 लिखा हुआ है तो इसको भी लिखा जा सकता है 1/2, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो ये y पावर 3 हो जाएगा। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई है बेटे प्लस माइनस 10x पावर 5 y पावर 3, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शन जो है वो उसकी वैल्यू आ गई है। क्लियर है बच्चों। पार्ट नंबर 4 जो है मैं आपको करवा देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर्स में ये कई दफ़ा आ चुके हैं। पार्ट नंबर 1, 2 और 4, ठीक है। पार्ट नंबर 4 देखिएगा बेटे, क्या वैल्यू है बताएं ज़रा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो, सॉरी कॉमा x माइनस वाई x प्लस वाई, ठीक है जी बेटे। अब देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इसको मीन प्रोपोर्शन की फॉर्म में जो है वो हम इसको लिखेंगे। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशो, यहाँ पे जो हम लेट कर लेंगे वही m ही लेट कर लेते हैं, प्रोपोर्शन m रेशो x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, ठीक है बच्चे। अब मीन प्रोपोर्शन, मीन का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इक्वल होता है, सो m मल्टीप्लाई बाय m विच इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, ठीक है बच्चे। यहाँ तक m मल्टीप्लाई बाय m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। ये जो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस b यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसी ओवर x प्लस वाई, और आप इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, ठीक है।
तो क्या बच गया हमारे पास एम स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई होल का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और इधर है m का स्क्वायर। अब हमें तो सिर्फ m की वैल्यू चाहिए, सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, सो m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ है तो प्लस माइनस का साइन जरूर आएगा बेटे, x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अब हमारे पास कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन जो है वो दिया गया है, इसमें से हमने जो अननोन गिवन है उनकी वैल्यूज जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बल्कि उससे पहले आप सबसे पहले ये समझ लें कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है। पेज नंबर 57 लिखा हुआ है यहाँ पे कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, इफ़ 3 क्वांटिटीज़ ए बी एंड सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, वेयर ए इज़ द फर्स्ट, B is the mean and C is the third proportion। ठीक है, देन A, B and C are in continued proportion। अगर A जो है वो हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शन हो, B जो है वो हमारे पास मीन प्रोपोर्शन हो और C जो है वो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन हो, तो हम ये कह सकते हैं कि A, B और C ये तीनों किस प्रोपोर्शन में है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में मौजूद हैं। इसकी एक एग्जांपल दी है बेटे, फाइंड P इफ़ 12 P और 3 जो है ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हो। और एक बात याद रखिएगा, जब जब आपको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा उसमें जो अननोन होगा वो हमेशा मिडल वैल्यू में होगा। वो कहाँ पे होगा, मिड वैल्यू। 3 वैल्यूज़ दी गई होंगी तमाम क्वेश्चंस में, जो मिड वाली वैल्यू है उसके अंदर अननोन मौजूद होगा। और ये आपकी ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है बेटे, ये भी बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये भी आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। और इसके अलावा ये जो पहले एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 पे नंबर 56 और 57 पे जो गुजर चुकी हैं, थर्ड प्रोपोर्शन की, फोर्थ प्रोपोर्शन की और मीन प्रोपोर्शन की, ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी पेपर्स में आ चुकी हैं, लिहाजा इनको आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इनकी। ठीक है बच्चे, तो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ जी। पार्ट नंबर 1 ही कर लेते हैं, चलें। इसका क्वेश्चन नंबर है 4 और पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, वैल्यू बताइएगा बेटे, 5, P, 45। ठीक है, सॉल्यूशन हमें क्या कहा गया है कि ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। इसको लिखने का तरीका क्या है, मिडिल वैल्यू को हम रिपीट कर लेंगे। ठीक है, तो और इसी में ही जो है वो हमारा अननोन मौजूद है जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। सो 5, P, सॉरी कॉमा नहीं, 5 रेशो P प्रोपोर्शन P रेशो 45। तो अब हमारे पास मीन्स का प्रोडक्ट P मल्टीप्लाई बाय P विच इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 45, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले बेटे। 5 P मल्टीप्लाई बाय P हो जाएगा P स्क्वायर, 45 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा जी, 225, और इसका स्क्वायर रूट ले लें बेटे। अब चूँकि यहाँ पे P स्क्वायर है तो हमें चाहिए सिर्फ P की वैल्यू, P स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो P हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 15, और चूँकि यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो प्लस माइनस का साइन ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, आसान है और मुख्तसर हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है बेटे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पार्ट नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 बताइएगा ज़रा, क्या वैल्यू दी हुई है बच्चों, 8, x, 18, 8x और 18। ठीक है बच्चों, अब इसको भी हमने कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना है इधर। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, 8 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 18। ठीक है, सो हमारे पास मीन्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट। ठीक है, सो x मल्टीप्लाई बाय x विच इज़ इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 18, मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये 144, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट कैंसिल, x 144 का स्क्वायर रूट जो है वो 12 होता है, तो ये प्लस माइनस के साथ इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, लास्ट पार्ट एक लिखवा दें और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, पार्ट नंबर 4 जी, 7, M-3, ठीक है, 28। ठीक है बच्चों जी,
अब सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, किसको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे 7:m-3 प्रोपोर्शन m-3/28। सो m-3 मल्टीप्लाई बाय, या ब्रैकेट में ही लिख लें m-3 विच इज़ इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। अब ये दोनों होल का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ m-3 होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, क्या वैल्यू आई है 196। अब दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे बेटे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका फार्मूला ओपन करने के चक्कर में मत पड़िएगा बेटे, ये प्रॉपर फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, आंसर आपका फिर भी वही आना है। अगर आप इसका फार्मूला ओपन करेंगे ना तो फिर ये m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर आप उसको या फैक्टर बनाओगे या कोई क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे या कंप्लीटिंग स्क्वायर से, वो लंबा खाता हो जाएगा। आप यहीं से इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटे। m-3 विच इज़ इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट 14, तो ये प्लस माइनस के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 2 दफ़ा सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, सो m-3 विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 14। ठीक है, तो मैं इसको 2 दफ़ा सॉल्व करूंगा बेटे, m-3 विच इज़ इक्वल टू प्लस का 14 और m-3 विच इज़ इक्वल टू माइनस का 14। सो m इज़ इक्वल टू 14 प्लस 3 हो जाएगा, m इज़ इक्वल टू 17, एक आंसर आ गया, और m इज़ इक्वल टू माइनस 14 और ये प्लस का 3 हो जाएगा। सो m इज़ इक्वल टू माइनस 11 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों m की वैल्यूज़ जो है वो आपके पास आ गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व करें। अगर आप इसका फॉर्मूला ओपन करोगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर फैक्टर्स बनेंगे, आंसर फिर 2 ही आने हैं, आप डायरेक्ट इसी तरह से निकाल लें। ठीक है बच्चे, तो ये थी आपकी बेटे एक्सरसाइज 3.3 जो कि अपने इख्तिताम को पहुंची है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। ठीक है, हाँ जी बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कंप्लीट की थी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.4 हमें कुछ बेसिक रूल्स पढ़ने हैं, लॉज ऑफ प्रोपोर्शन जिसको आप कह सकते हैं, या थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शंस। ठीक है, 5 थ्योरम्स जो है वो हमने डिस्कस करने हैं। जो पहला थ्योरम है वो आपके सामने मैंने सारे लिख दिए हैं, सिर्फ आपको समझा देता हूँ। पहला थ्योरम जो है वो क्या है, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। अब इन्वर्टेंडो का मतलब क्या है, और ये लफ्ज़ इन्वर्स से निकला है। कह रहा है कि अगर हमारे पास 4 वैल्यूज़ में इस तरह से जो है वो प्रोपोर्शन रेशो और प्रोपोर्शन मौजूद है, पहली 2 वैल्यूज़ में रेशो इस तरह से A/B और दूसरी 2 वैल्यूज़ में C/D, अगर हम इसके ऊपर थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो अप्लाई करें तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं कि हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है उसको फर्स्ट में लिख देंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको सेकंड में लिख देंगे, इसको चेंज कर लेंगे, तो ये बन जाएगा थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो B है वो पहले आ जाएगा और A जो है वो बाद में आ जाएगा। सिमिलरली जो D है वो पहले आ जाएगा और जो C है वो बाद में आ जाएगा। इसको कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए ये रटा है। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको बताया ये टोटली रटा है। इसको कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें। A/B को A/B लिख सकता हूँ, C/D को अच्छा ये पहले मैं सिंपली लिख देता हूँ, C/D को बच्चे A/B और C/D इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब हमने क्या करना है, इसको जो इन्वर्टेंडो है इसका मतलब है इन्वर्स कर देना। हमने क्या कर देना है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास ये मौजूद था, तो अगर जब मैं इसके ऊपर इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करूंगा देन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारे पास जो बनेगा इसका इन्वर्स ले लेना है। A/B का इन्वर्स क्या होगा, B/A नहीं होगा, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो उलट हो जाएगा ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ B/A। सिमिलरली जो C/D था इसको मैं लिख सकता हूँ D/C। अब इसको अगर हम रेशो के फॉर्म में लिखें, सो B/A इज इक्वल टू D/C, यही चीज़ नहीं बन गई, समझ आ गई है। तो इन्वर्स का मतलब है, या इन्वर्टेंडो का मतलब क्या है, हमने इसका इन्वर्स ले लेना है। जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाएगा। समझ आ रही है बात बच्चे। तो इस तरह से ये हमारे पास रेशो की फॉर्म में मौजूद है, ये उसका रेशो की फॉर्म में मैंने उसके ऊपर इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई कर दिया है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद है, तो अगर मैं इस फ्रैक्शन की फॉर्म में इसके ऊपर थ्योरम अप्लाई करूंगा तो उसकी ये फॉर्म आ जाएगी, मैंने इसको दोबारा कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। क्लियर होगी बात बच्चे।
उसके बाद है हमारे पास थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। जो सेकंड थ्योरम है वो क्या है, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अब हमारे पास ये तो सबके अंदर यही ऐसा ही मिलेगा बेटे, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। जब हम इसके ऊपर थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो अप्लाई करेंगे, अल्टरनेंडो का मतलब क्या होगा, अल्टरनेट पोजीशन, ठीक है, हम चेंज करेंगे। तो मैं इसको क्या करूंगा, a रेशो c इज इक्वल टू b रेशो d। इसको भी कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए आप इसको किस फॉर्म में लें, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें। इसको मैं a ओवर b को a रेशो b को a ओवर b लिख सकता हूँ, c रेशो d को c ओवर d लिख सकता हूँ। अब आपने क्या कर देना है, इन दोनों को अल्टरनेट पोजीशंस पे ले जाना है, यानी कि इसको क्रॉस कर देना है आपने। ये जो c है वो b की जगह आ जाएगा और जो b है वो c की जगह चला जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, a ओवर c इज इक्वल टू b ओवर d। अब आप इसको अगेन लिखें रेशो की फॉर्म में, तो ये a रेशो इट इम्प्लाइज दैट, तो ये हमारे पास a रेशो c इज इक्वल टू b रेशो d बन नहीं जाएगा। देखो वही चीज़ नहीं आ गई, लिहाजा आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्चुअली जो है वो समझ सकते हैं। बात क्लियर होगी बेटे। उसके बाद है हमारे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। कंपोनेंडो का मतलब ये होता है कि आपने इनको कंबाइन कर लेना है। कंबाइन करने के लिए हम चीज़ों को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास इस तरह से हो a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, तो अब हम इसको दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, ऊपर भी कंबाइन कर सकते हैं नॉमिनेटर में और नीचे भी कंबाइन कर सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं बेटे। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मैं नॉमिनेटर में इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लूँ, ऊपर मैंने a प्लस b और डिनोमिनेटर में b वैसे का वैसे। इसी तरह से जब यहाँ पे आपने फर्स्ट टू वैल्यूज टॉप पे ऐड किए हैं तो सेकंड टाइम भी आप जो है वो फर्स्ट टू वैल्यूज टॉप पे ही ऐड करेंगे, बॉटम में नहीं, यानी कि डिनोमिनेटर में नहीं। और अगर आप जो है वो डिनोमिनेटर में ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर में ही ऐड करेंगे, जैसे a वैसे का वैसे a प्लस b बटे के नीचे और c वैसे का वैसे c प्लस d जो है वो बटे के नीचे। इस बात की समझ आई है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं आप। देखो बच्चे, मैंने क्या करना है, कंपोनेंडो का मतलब यह है कि मैंने इसको कंबाइन करना है। अब कंबाइन मैं बटे के ऊपर भी कर सकता हूं और बटे के नीचे भी कर सकता हूं। फर्स्ट केस के अंदर मैंने दोनों वैल्यूज को, जो हमारे पास रेशो में दो वैल्यूज थी a और b, मैंने इन दोनों को बटे के ऊपर वाली वैल्यू में ऐड कर लिया, यानी कि a प्लस b जो है वो बन गया। तो बटे के नीचे जो है वो वैसे का वैसे रहने देंगे। तो इधर भी बटे के ऊपर जो है वो फिर c प्लस d में ऐड कर लूंगा और डिनोमिनेटर में वैसे का वैसे। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं, बाज क्वेश्चन के अंदर हमें जरूरत पेश आएगी कि हमें डिनोमिनेटर में वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, तो फिर हम दोनों वैल्यूज को डिनोमिनेटर में ही ऐड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू a एज इट रहने देंगे, a और b को ऐड करेंगे और ये बटे के नीचे, यानी कि रेशो के बाद वाला साइन, बाद वाली वैल्यू। इसी तरह से c वैसे की वैसे और c प्लस d अब बटे के नीचे हमने ऐड कर ली है। उसके बाद है बेटे थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा। अगर हमारे पास दो वैल्यूज इस तरह से a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, देन अगर हम डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे, a माइनस b रेशो b वैसे का वैसे, c माइनस d रेशो d वैसे का वैसे। ये हमने बटे के ऊपर वैल्यूज को माइनस की है। अगर बटे के नीचे माइनस करना चाह रहे हैं, a वैसे का वैसे a माइनस b बटे के नीचे आ जाएगा, c वैसे का वैसे c माइनस d बटे के नीचे आ जाएगा। इससे अगला इनका सबका दादा अब्बा जो है ना वो ये खड़ा है, कंपोनेंडो डिविडेंडो। बैक वक्त ऐड भी करना है और माइनस भी करना है, और सबसे ज्यादा थ्योरम यही इस्तेमाल होगा हमारी पूरी एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। अब हमने इसके ऊपर कंपोनेंडो थ्योरम भी अप्लाई करना है और डिविडेंडो थ्योरम भी अप्लाई करना है। तो बटे के ऊपर ऐड कर लेंगे, बटे के नीचे माइनस कर लेंगे, दोनों तरफ। ये देखो a रेशो b था, बटे के ऊपर मैंने इसको ऐड कर दिया तो कंपोनेंडो अप्लाई हो गया, और बटे के नीचे मैंने इसको माइनस कर दिया, डिविडेंडो भी अप्लाई हो गया लेफ्ट साइड पर। इसी तरह से राइट साइड पर c और d था, बटे के ऊपर c और d मैंने ऐड कर दिया, बटे के ऊपर कंपोनेंडो थ्योरम अप्लाई हो गया, और बटे के नीचे हमने c माइनस d माइनस कर दिया, डिविडेंडो थ्योरम भी अप्लाई हो गया। समझ आ रही है बात। आप इसकी पोजीशन चेंज भी कर सकते हो। पहले क्या था, प्लस वाली वैल्यूज ऊपर और माइनस वाली नीचे, यानी कि पहले ऐड कर रहे थे बाद में माइनस, अब यहाँ पे पहले ऐड माइनस कर लें बाद में ऐड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें डिविडेंडो कंपोनेंडो थ्योरम आप कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पोजीशन चेंज कर ली है। पहले डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करें फिर कंपोनेंडो थ्योरम अप्लाई करें, लेकिन जनरल नेम इसका यही है, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब यहाँ पे हमने माइनस पहले कर लिया और प्लस बाद में कर लिया, यहाँ पे भी माइनस पहले कर लिया और प्लस बाद में कर लिया। यहाँ तक बात क्लियर होगी है। ये आपके 5 बेसिक थ्योरम थे बेटे, जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होंगे, और वो होगा जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना है वो है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम।